नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। न्यूज नेशन के न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस खास कॉन्क्लेव में आप सभी लोगों का स्वागत है, जिसका नाम है द लेजेंड्स। और इसमें आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गौरव की बात। इसमें आज हम बात करेंगे उन तमाम लोगों से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से, हेल्थ सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से काम किया जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर में और क्या क्या संभावनाएं, उन तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और उसी को लेकर हमने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। आज बात होगी गाजियाबाद की, आज बात होगी नोएडा की। गाजियाबाद जिसको उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गाजियाबाद जिसको हम आपको बता दें कि एक प्रौद्योगिक शहर कहा जाता है, सबसे ज्यादा प्रगतिशील शहरों में शुमार है गाजियाबाद का नाम। उसकी आज बात होगी। आज बात होगी गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा की, जहां पर हरियाली युक्त शहर इसको कहा जाता है, जहां पर अपार संभावनाएं हैं, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है। तो इन तमाम विषयों पर आज चर्चा होने जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, उनका भी आपसे परिचय कराएंगे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर कि वो आए और वेलकम नोट दें। हेलो भाइयों और बहनों, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस कॉन्क्लेव में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारा विषय है उत्तर प्रदेश के गौरव की बात। तो इस सम्मेलन में हमने जो इस क्षेत्र की जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनको यहाँ इनवाइट करा है। हमारे सम्मेलन का जो पर्पस है वो ये है कि हम लोग आज मंथन करें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो सामाजिक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में किस तरीके से हम लोग और अच्छा काम करें, सरकार की क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए या क्या क्या हर्डल्स आप लोग फेस करते हैं। क्योंकि 130 के करीब हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री पाठक जी, वो भी आज हमारे बीच आएंगे और आपको वो सम्मानित करेंगे। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि न्यूज़ की, जैसा कि आप जानते ही हैं, न्यूज़ स्टेट जब से हमने शुरू करा है तब से न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल है। और अगर हम बार की रेटिंग देखते हैं तो 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर हमारा रहता है। और उसके पीछे एक जो बड़ा कारण है वो ये है कि आप सबका सहयोग हमें मिलता है, समय समय पे हमें फीडबैक मिलता है और हम अपने को बैलेंस एक रहने की कोशिश करते हैं। और यही कारण था कि आज का ये सम्मेलन हमने बजाय किसी होटल में करने के अपने इस स्टूडियो में किया है, ताकि आप लोग भी देख सकें कि किस तरीके से हम लोग अपना काम करते हैं। तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मनोज सर, हमारे गेस्ट को वेलकम करने के लिए। और अब हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला सेशन होने जा रहा है उसमें जो खास मेहमान रहेंगे उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। सबसे पहले विनोद कुमार शर्मा जी, जो एस्टर इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन और एमडी है। आप प्लीज सर मंच पर आइए। विनोद कुमार शर्मा जी किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो समाज सेवा करते हैं, उन पर हमने एक प्रोफाइल बनाई है। ऑडियो विजुअल माध्यम से आपको वो हम दिखाते हैं। विनोद कुमार शर्मा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग एडिटर, एस्टर इंस्टीट्यूशन। काम के बलबूते महान कैसे बना जाता है, इसकी मिसाल विनोद कुमार शर्मा ने कायम की है। 11 विद्यार्थियों से स्कूल की शुरुआत करने वाले आज 10,000 विद्यार्थियों के अभिभावक हैं। एस्टर पब्लिक स्कूल की खास बात है, एकेडमिक के साथ साथ खेल कूद पर भी फोकस किया जाता है। इस स्कूल के कई छात्र रणजी ट्रॉफी में भी खेल रहे हैं। अभी स्कूल के मयूर विहार, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा और सूरत में भी ब्रांच है। और अब एस्टर ग्रुप देश के कई बड़े शहरों में अपनी ब्रांच खोलने की तैयारी कर रहा है। विनोद कुमार शर्मा की मेहनत और लगन समाज के लिए बड़ी मिसाल है। समाज को शिक्षित करने के साथ साथ अपार सेवा भाव की वजह से लोगों में काफी लोकप्रिय हैं। समाज को गतिमान बनाने में आपका योगदान इसी तरह से मिलता रहे।
और अब मैं स्वागत करना चाहूंगी लवकेश मागू जी का, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल के। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में और कितनी संभावनाएं आप देखते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी जब सेशन की शुरुआत की जाएगी। लेकिन उससे पहले ऑडियो विजुअल माध्यम से एक प्रोफाइल उनकी देख लीजिए। लवकेश मगू, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रचना इंटरनेशनल स्कूल, नोएडा। नोएडा में शिक्षा के नए युग की शुरुआत करने का पूरा श्रेय लवकेश मगू को जाता है, जिनका संस्थान मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल हर दिन नए आयाम रच रहा है। 8 अप्रैल 2013 में मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी, जिसका लक्ष्य है नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के छात्रों को बेहतर से भी बेहतरीन शिक्षा देना और उनके फ्यूचर स्किल्स को डेवलप करना। MRIS नोएडा के छात्रों ने खेल, शिक्षा, कला और तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। कुल मिलाकर स्कूल छात्रों को इस तरह से शिक्षित कर रहा है, जिससे आने वाले वक्त में इस स्कूल से निकलने वाले छात्र ग्लोबल लीडर्स के तौर पर देश समेत इस स्कूल का नाम रोशन कर सकें। और इसको लेकर खुद श्री लवकेश कितने संजीदा हैं, वो इनके स्कूल के वातावरण और यहाँ दी जाने वाली सुविधाओं से पता चलता है। और अब इनके साथ मुनीश ढींगरा जी, जो डायरेक्टर है क्लियर पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। मुनीश ढींगरा जी के बारे में हम आपको जानकारी दे दें, इंडस्ट्रियलिस्ट है। उनका जो काम चलता है, काम के साथ साथ वो समाज सेवा भी करते हैं। और मुनीश ढींगरा जी अगर हमारे बीच में भी मौजूद है तो सर आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए। चलिए, मुनीश ढींगरा जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे और जैसे जुड़ेंगे उनके बारे में तमाम जानकारी अभी हम आपको देंगे। किस तरीके से वो समाज सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, वो हर एक जानकारी आप तक होगी, वो भी सेशन में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जो एडिटर हैं अजय सिंह सर जी, उनको स्टेज पर मैं बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज मंच पर आइए और हमारे गेस्ट का वेलकम कीजिए। और साथ ही न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज कैरोला सर, वो भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी इस सेशन को आगे कंडक्ट करेंगे। ओवर टू यू आयुष। बहुत शुक्रिया पूजा, और आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है, विनोद जी और लवकेश जी। विनोद जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जब शिक्षा की बात होती है तो समाज सेवा अपने आप में जुड़ जाता है। शिक्षा अपने आप में एक साधना का प्रतीक है। 11 विद्यार्थियों से 10,000 विद्यार्थियों तक का ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ? गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर, माइक चेंज कर रहे हैं। मेरा सभी को नमस्कार। देखिए, कभी भी किसी भी इंसान को ये नहीं पता होता है कि जब वो बचपन में होता है या आगे बढ़ता है तो उसे नहीं पता होता है कि वो कहाँ पहुँचेगा। मेरी पृष्ठभूमि एक गांव से है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में पढ़ा हूँ। दिल्ली की सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ। उसके बाद दिल्ली के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनमें रहा हूँ। भगत सिंह कॉलेज से मैंने BCom ऑनर्स किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी मेन कैंपस से मैंने लॉ किया है। उसके बाद MSW किया है दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से मैंने। तो मेरी एजुकेशन फॉर्चुनेटली अच्छी जगह चली गई, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में मेहनत ज़्यादा करता था, तो मेरे को आगे कामयाबी मिली। बहुत सारे रास्ते हैं, उसे करते करते जब जीवन में मैंने जॉब की, उसके बाद करते करते मैं जब स्कूल स्टार्ट किया मैंने, तो मैं ये कहूँगा कि बस कामयाबी का एक ही मंत्र है कि जीवन में आप एक तो पहले अपने प्रति ईमानदार रहें। जब आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तो समाज के सबके लिए प्रति ईमानदार रहेंगे। तो ऑनेस्टी सबसे पहला फैक्टर है जीवन में, और हार्ड वर्किंग का कोई सानी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। आप कंटिन्यूस मेहनत करते रहें जीवन में ईमानदारी के साथ, तो कामयाबी अपने आप मिलती है। स्कूल स्टार्ट हुआ 11 बच्चों से 94 में, और अब आज मैं कह सकता हूँ कि नोएडा एक्सटेंशन की 1-2 ब्रांच तो हमारी इस नंबर पे हैं कि कोई भी बड़ा स्कूल, जो बड़ा ब्रांड जिनकी उम्र 100 साल है, उससे भी हम आगे हैं।
और एक एक ब्रांच में 5000 बच्चा भी है, ऐसी स्थिति भी है हमारे पास में। हमारे बच्चे स्कूल के आज हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में खेल रहे हैं। अभी भी पासवी चोपड़ा जो बच्ची मेरे स्कूल की अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुई है, वो खेलने जा रही है वर्ल्ड कप। जी। पहले दिव्यांश जोशी वर्ल्ड कप खेल चुका है हमारे यहाँ, हमारा जो कैप्टन था क्रिकेट का वो वर्ल्ड कप खेल चुका है। हालांकि इतना बड़ा कैंपस नहीं है कि स्टेडियम हो हमारे पास, लेकिन छोटी सी फैसिलिटीज़ में भी आप अगर मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत से मतलब ईमानदारी से मेहनत करें, तो कोई कारण नहीं बनता है कि आपको कोई रोक पाएगा, आपकी कामयाबी को रोक पाएगा। और ये बच्चे इसीलिए यहाँ तक पहुँचे। यानी कि सफलता का पहला मूल मंत्र जो है वो ईमानदारी है। अपने प्रति अगर आप ईमानदार रहेंगे तो समाज के प्रति ईमानदार रह पाएंगे। इसी के साथ हम अपने तीसरे खास मेहमान मुनीश धिंगरा जी को भी इन्वाइट करेंगे। डायरेक्टर हैं क्लियर पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के। मुनीश सर प्लीज आप स्टेज पर आएँ। बहुत स्वागत है, तालियों के साथ जोरदार स्वागत करिए मुनीश धिंगरा जी का। औद्योगिक जगत में लगातार काम कर रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, और जब प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जाती है तो उसमें उद्योग जगत का वो बड़ा किरदार भी रहेगा। प्लीज सर। बहुत शुक्रिया। लवकेश सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन जुड़ जाता है तो हम विश्व पटल पर बाकी देशों से कम्पीट करने की क्षमता भी दिखा पाएंगे। इसको आप कैसे कॉप अप कर रहे हैं अपने साथ? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर, सबसे पहले तो मैं मानव रचना के बारे में कुछ बताना चाहूँगा सभी को। मानव रचना संस्थान की जो स्थापना है वो डॉक्टर ओपी भल्ला के द्वारा की गई थी, और 1997 में मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई थी, और ये हरियाणा में इनका गुड़गांव और फरीदाबाद में स्कूल्स इंस्टीट्यूट से। और 2013 में हमने नोएडा में भी एक मानव रचना इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। और जैसे आप नाम में देख रहे हैं कि मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल, जो आपका भी सवाल था कि मानव रचना की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ में कोप अप करने के लिए किस तरीके से फैसिलिटीज़ आती हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से एजुकेशन का विकास हुआ है इतने कई सालों के अंदर, जहां हम लोगों ने देखा है कि कई नई टेक्नोलॉजीज़ और नई पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर में जुड़ती रही हैं, उसमें अगर हम लोग अपने मॉड्यूल्स को थोड़ा सा मेंट कर लें, जहाँ पर हम ये देखें कि उन मॉड्यूल्स को एक प्लेवे मेथड के थ्रू और ज़्यादा एक इंटरैक्टिव मेथड के थ्रू हम अगर उसको दिखाते हैं, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का विकास जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यही आपको बताते हैं, दर्शाते हैं कि किस तरीके से एक स्ट्रीमलाइन स्टडीज़ को, एक मोनोटोनस स्टडीज़ को चेंज करके अगर हम लोग उसको प्लेवे मेथड में और एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी और डिफरेंट मेथडोलॉजी के थ्रू प्रेजेंट करें, तो आई सपोज उसको काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स पे लाया जा सकता है। चलिए, बहुत बेहतर बात है, अच्छी कोशिश की जा रही है, और सबसे अच्छा ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना भी एक चुनौती अपने आप में। मुनीश जी, लेकिन उद्योग जगत की बात होगी, औद्योगिक शहर से आप हैं, उद्योगों को लेकर क्षमताएं कितनी देखते हैं, और खास करके जब एक्सपोर्ट्स की बात कही जाती है, एक्सपोर्ट्स के मामले में चाइना जैसे देशों से हम कम्पीट कैसे कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है हम बहुत वेल इक्विप्ड हैं अब चाइना से कम्पीट करने के लिए। आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है। जिस तरह से मैं बदलाव देख रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से और अपने सह उद्योगियों की तरफ से, वो बहुत पॉजिटिव है, और आने वाला वक्त हिंदुस्तान का होगा। आने वाले 3-4 साल में शायद हम बहुत एक मेजर फ़र्क देखेंगे। पॉलिसीज़ को लेकर आपकी राय क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश ये करे कि सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उद्योग नीति को आगे बढ़ाया जाए, उद्योगों को बढ़ाया जाए, उद्योग बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा, संभावनाओं का प्रदेश, सफलता का प्रदेश बनेगा। बस इतना कहूँगा, दिल्ली थोड़ी दूर है, कोशिश ठीक डायरेक्शन में है, पर बहुत कुछ होना बाकी है। चलिए, बहुत बेहतर बात है। लेकिन विनोद सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की लगातार बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना भी है, और खास करके ये कोशिश की जिन भाषाओं को लेकर अभी तक वो तरजीह तरक्की नहीं मिल पाई थी, उन भाषाओं में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनको अपनी संस्कृति का आभास भी होगा, और साथ ही वो तरक्की के रास्ते पर भी आगे बढ़ पाएंगे। इसको लेकर आपकी राय क्या है? और साथ ही स्पोर्ट्स को आप लोगों की तरफ से बढ़ावा दिया जाता है ताकि उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स के मामले में भी और आगे बढ़ पाए, इसको कैसे कर रहे हैं आप? मैं इससे पहले आपकी बात करूं, उससे पहले आपने एक पहले बात कही थी कि जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो समाज सेवा की बात अपने आप हो जाती है, तो उसका मैं एक रिप्लाई देना चाहता हूं आपको। देखिए, हम जाने अनजाने जो काम करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समाज के लिए अपने आप होती चली जाती हैं। मैं समझता हूं कि अभी पीछे कोविड रहा, और कोविड में तो पूरा दुनिया तकलीफ़ में थी, हम लोग भी तकलीफ़ में थे। मेरे पास करीब 1500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं, और बहुत सारे लोग कोविड में तकलीफ़ में आए। तो एक तो हमने उस फैमिली को हम पूरे देश को तो नहीं संभाल सकते थे, लेकिन हमने पूरे
जो एस्टर की फैमिलीज थी, जितने भी 1,500 आदमी काम करते थे, जी। उनकी फैमिलीज को जितनी सपोर्ट कर सकते थे हमने सपोर्ट की। बहुत सारों को हॉस्पिटलाइज कराया, बहुत सारों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराए। आपके सामने उस समय दो चुनौतियां रही होंगी, माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ। एक चुनौती ये कि जब डिजिटल एजुकेशन की बात कही जा रही थी, उस समय आप लोगों को उससे भी कॉप अप करना था। एक नई चुनौती थी, नई तरह की पढ़ाई थी कि बच्चा घर बैठे पढ़े और उसको पढ़ा भी पाएं, टीचर घर बैठे बच्चों को पढ़ा सके। और साथ साथ दिक्कतें थी कि कोविड के बाउंडेशन्स थी। दोनों रास्ते कैसे चले आप? उसमें एज ए एस्टर मैं कहूँगा कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही बहुत हाई टेक हैं, दोनों हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। तो 23 मार्च को ये लॉकडाउन हुआ और विद इन 7 days वी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, वी वर इक्विप्ड इनिशियली। और 1 अप्रैल को हमने पूरी क्लासेस सारी ब्रांचेस की, इवन इन सूरत ऑल्सो, ऑनलाइन कर दी थी हम लोगों ने। विद इन 7 days वी ट्रेंड अवर टीचर्स ऑनलाइन एंड एवरीथिंग वाज डन। सो 1 अप्रैल वी स्टार्टेड द क्लासेस। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो बात उसकी कर रहे थे आपसे, कि मेरे अपनी 3 ब्रांचेस जो नोएडा में है और ग्रेटर नोएडा में है जी, उसमें 55 पेरेंट्स की डेथ हुई। 55 पेरेंट्स का जो है दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ। और हम पहले स्कूल थे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई ये बच्चे, प्रिंसिपल से मुझसे ऑपरेट किया, अप्रोच किया डिफरेंट ब्रांचेस ने कि भाई क्या करना है, कैसे होगा इनका। किसी के फादर, किसी की मदर और किसी के फादर मदर दोनों चले गए। तो इतना तकलीफ थी, तो मैंने कहा प्रिंसिपल्स मैम से कि आप एक काम अभी अनाउंस कर दीजिएगा कि जितने बच्चे हैं जिस क्लास में 1 2 3 4 जहाँ भी हैं, टिल 12th क्लास ये बच्चे एस्टर ही करके जाएंगे, चाहे उनकी फाइनेंसेस हैं या नहीं है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने समाज को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहते हैं। तो मैं उसी आपके पहले सवाल का जवाब था ये। और वो बच्चे सब एस्टर में पढ़ रहे हैं और सब 12th करके ही जाएंगे यहाँ से। मानव रचना ने इसमें कितनी मान्यता दिखाई लोकेश सर? सर, जहाँ तक मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया कि मानव रचना की कुल 8 ब्रांचेस हैं। और मानव रचना के मेजर जो स्कूल्स हैं वो क्योंकि हरियाणा में थे, और वहाँ फीस को लेकर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का उनके ऊपर ऑलरेडी बाउंडेशन आई थी। बिल्कुल, कि उनको अपनी फ़ीस का, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस का फैक्टर लेना पड़ेगा। बकाया कि हम यूपी में थे, उत्तर प्रदेश स्टेट में थे, और यहाँ पर हमारे पास गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की कोई भी हमारे पे ऑर्डर्स नहीं थे। पर फिर भी हमने यूपी के हमारे जो स्कूल्स हैं जो नोएडा में हैं, उन सबको हम लोगों ने 30% जो हमारी ट्यूशन फ़ी का वेवर उनको देना चाहिए था वो हम लोगों ने दिया। और जैसे कि सर ने अभी कहा कि एस्टर स्कूल के अंदर जितने भी आपके पेरेंट्स हैं जिनके अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई, उन बच्चों को उनको एस्टर पब्लिक स्कूल में ही पढ़ाया गया और उनसे कोई भी फीस उनसे नहीं ली गई। इसी तरीके से अनफॉर्चुनेट मानव रचना में भी ऐसा 1-2 केसेस रहे, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कई पेरेंट्स हमारे पास अप्रोच कर रहे थे जिनकी जॉब चली गई थी, जिनको फाइनेंशियली एक हिटबैक मिला, सेटबैक मिला। तो वो तो आपके लिए भी चुनौती रही होगी, क्योंकि उस तरह से फुल फ्लेज पढ़ाई नहीं हो रही थी, ट्यूशन फीस सिर्फ आपको फीस के रूप में मिल रही थी, आपको अपने खर्चे भी देखने थे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको खर्च करना है। तो क्या ये चुनौती नहीं रही उस समय? सर, चुनौती तो बिल्कुल रही, लेकिन चुनौती एक छोटे वक्त के लिए रही सर। हमारे को एक बड़ी सोच के साथ एक बड़ा काम करना था सर। हम लोग यहाँ पर उन 2 सालों के लिए नहीं हैं, लेकिन उन बच्चों का फ्यूचर बनाने की बात कर रहे थे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी ये बात जो हम लोगों ने अपने आप से हम कर रहे थे कि वहाँ पर हमारे लिए चुनौतियों को देखना छोटे एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा वो नहीं था सर। हमारे लिए ये ज़रूरी था कि वो बच्चे जो हैं वो हमारे पढ़ें, और उनके पेरेंट्स भी अगर उनको फाइनेंशियल हिटबैक कोई रहा है तो हम सपोर्ट करें। ये एक एज अ फैमिली ही काम कर सकते थे। इंडिविजुअली कोई इंस्टीट्यूट अपना कहे कि मैं अकेला इसका जिम्मेवार उठा सकता हूं सर, तो वो नहीं हो पा सकता। बिल्कुल। मोरेश जी, आपके लिए भी चुनौतियां कोविड के दौर में रही होंगी। कोविड को लेकर फिर से थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, ऐसी संभावनाएं जाहिर की जा रही है, लेकिन वो दौर कैसा था? उद्योग में एक कहावत है कि जो वक्त के साथ नहीं बदलता, तो हमारे पास उस वक्त एक सिचुएशन आई कि फैक्ट्रीज बंद थी, कोई काम धंधे नहीं थे। मेरे ख्याल 24 तारीख को शायद लॉकडाउन हुआ था, और हम अपने बिजनेस को हमने कन्वर्ट किया, फेस शील्ड बनानी शुरू करी। हमने तकरीबन 1-1.25 साल के अंदर कोई 4 करोड़ फेस शील्ड बना के कुछ दी, और कुछ हमने अपनी फैक्ट्री भी सपोर्ट करी, अपने वेंडर्स को भी सपोर्ट। आपका एक्सपोर्ट का काम भी है? एक्सपोर्ट नहीं है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हम लोग। अच्छा। बट हम लोग पैकेजिंग में है, तो एक्सपोर्ट के साथ लिंक्ड है आपका बिजनेस, तो उस पर असर भी पड़ा होगा? एक्सपोर्ट पे फ़र्क नेगेटिवली तो अभी तक है, कुछ सेगमेंट्स हैं जो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए थे। बट ओवरऑल हम लोग क्योंकि अपने बिजनेस को चेंज करते रहे, मास्क बनाए हमने,
फेस शील्ड्स बनाए। आपदा को अवसर में बदला आपने सही ढंग से, जो आपने कहा कि वक्त के जी, साथ बदलाव तो वो जरूरी वक्त है। हमारा बहुत अच्छे से निकला, ना हमें किसी को सैलरी काटने की ज़रूरत पड़ी। इनफैक्ट हमने इंक्रीमेंट्स दिए, बोनसेस कोविड के टाइम पे जी। इसके लिए ताली हो जानी चाहिए भाई। अगर कोविड के टाइम पे कोई इंक्रीमेंट देता है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक वक्त था, सिचुएशन वाकई ख़राब थी, सेकंड वेव जब आई थी तो उस वक्त बहुत सारी आसपास रोज़ ही बुरी खबरें आ रही थी। उस वक्त काम कर सकना, काम कर पाना, बेशक स्टाफ को सपोर्ट करना एक वक्त था। आप लोग बहुत वेल इक्विप्ड रहते हैं कंपैरेटिवली, हम लोग आईटी सेक्टर से नहीं हैं, तो वर्क फ्रॉम होम शुरू करना स्टाफ के लिए जितना हम लोग कर सकते थे हमने बहुत पॉजिटिवली उस चीज़ को किया और आसपास बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। वो एक दौर दिखा हमने कि जब जो वर्किंग क्लास था वो अपने वापस शहरों की तरफ पलायन कर रहा था, तो आपके साथ ये दिक्कत नहीं हुई? हमारे एक्चुअली मतलब हम भी और हमारे एसोसिएट्स, वेंडर्स, दोस्त, सबको हमने कोशिश करी कि वो कुछ ना कुछ लिंक्ड करें। कुछ मोबाइल एक्सेसरी वाले हमारे मित्र थे, उन्होंने थर्मोमीटर बनाने शुरू किए। जिस तरह से जो मेक इन इंडिया को एक्चुअल सपोर्ट मिली है उस वक्त, इट वाज लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन। एग्जैक्टली। तो जैसे जो रिस्पांस आया उद्योग से वो बहुत अच्छा था। बिल्कुल। विनोद सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात रह गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप लोग किस तरह से देखते हैं? सरकार की कोशिश जो है वो कितनी कामयाब हो रही है और ग्राउंड पर क्या असर देखा गया है? देखिए, उसमें मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और बहुत अच्छे इसमें अगर आगे देखेंगे अभी आप, पहले बड़े लिमिटेड ऑप्शंस थी बच्चों के पास में, अब लिमिटेड उसमें था। अब उन्होंने इतनी ऑप्शंस दे दिए हैं कि हर कॉम्बिनेशन के साथ में आप दूसरा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप साइंस के साथ में आज इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स के साथ में। तो इतना जो ये चीज़ आ रही है बदल के, इस सब का एडवांटेज अब आराम से जैसे स्टार्ट होगा, स्कूल्स ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है सारी ब्रांचेज ने, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं 2-4 साल बाद में आपको नज़र आएगा कि इसका जो एडवांटेज है तब नज़र आएंगे लोगों को। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है और आई थिंक आई कांग्रेस द गवर्नमेंट फॉर दैट। लोकेश सर, मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ इसमें, एज ए स्कूल जब कोविड की बात हुई थी तो मैं यहाँ पे, बिकॉज मेरे 3 जगह पे ब्रांचेज हैं, दिल्ली में है, सूरत में है और नोएडा में है। सर नोएडा के टूणा में है। मैं आई वुड लाइक टू कांग्रेस योगी जी फॉर हिज वाइज डिसीजन टू प्रोटेक्ट द स्कूल्स। और उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया उस समय कि भाई स्कूल्स, 4 चीज़ें आई जो डीएम साहब ने ऑर्डर किए थे कि स्कूल कोई इंक्रीमेंट नहीं लेगा, कोई रेज नहीं लेगा, स्कूल क्वार्टरली को मंथली फीस देगा, स्कूल कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लेगा, लेकिन जो स्कूल की कंपोजिट फीस है वो लेगा। और मैं अब अगर मुझे कुछ मौका मिलेगा तो आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट मोर मनी इन यूपी, ओपन मोर स्कूल्स इन यूपी, बिकॉज जो हमने फेस किया। समिट है, आपकी बात सुनकर सरकार खुश हो रही होगी। नहीं, मैंने अभी अप्लाई भी किया है कि 100 करोड़ में आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर न्यू ब्रांचेस। अच्छा, मैंने अभी अप्लाई भी किया उन लोगों को, क्योंकि गुजरात में सबसे पहला ऑर्डर जब हुआ हमारा वहाँ कि नो स्कूल नो फीस। अब बताइए कितना अजीब सी बात है कि आज सारे जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं लोग, क्या होगा उन सबका? दिल्ली में हुआ कि पहले 50%, फिर बहुत दुर्गति हुई हम लोगों की, बट नहीं आओ जैसे भी है, सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया इन ब्रांचेस को। बट यूपी में हम एटलीस्ट जो फीस हमें अलाउ की गवर्नमेंट ने, उससे हम सस्टेन कर पाए। मेरे पास अकेले पास 3 ब्रांचेज में करीब मोर देन 200 बसेज हैं, फ्लीट ऑफ बसेज, 200 बसेज, अ बिग नंबर। उस अकाउंट में अगर देखेंगे 2 साल में कोई पैसा नहीं आया, करीब 30 to 40 करोड़ मैंने लूज़ किया उसमें, बट कहीं ना कहीं हम सस्टेन करके जिंदा रह गए। बिकॉज जितना आदमी काम करता था, इतने लोग काम करते थे, 1,500 आदमी, सबकी जॉब बराबर रखी, सबको सैलरी बराबर दी पूरे कोविड में, और वो सब आज मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ टफ टाइम में हमारे साथ एस्टर था, हम एस्टर के छोड़ के कहीं जाने वाले। बिल्कुल। लोकेश, ये हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं आप? और सरकार यही कह रही कि ये कोशिश है कि भारत अपनी संस्कृति को लेकर शिक्षा के साथ आगे बढ़े। सर, सबसे पहले तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत वक्त लग गया। सरकार इसके लिए बहुत ही लंबे वक्त से प्रयास कर रही थी, और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि इस पॉलिसी के अंडर कुछ अर्ली ईयर्स के बच्चों के लिए भी कई बेनिफिट्स दिए गए थे जी। तो वहाँ पर इन सब पॉलिसीज़ का सर ऑलरेडी, अगर हम मानव रत्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो कुछ उन पॉलिसीज़ को ऑलरेडी हम अडेप्ट कर चुके थे अपने सिस्टम में। तो
इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर जितनी भी आपकी प्रोविजंस निकली हैं उनका सर बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और फ्यूचर में मैं देख रहा हूं कि इस पॉलिसी से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा सबको। ठीक है मुनीश जी, एक आखिरी कमेंट आपका छोटा सा, सरकार से कोई उम्मीद, और जब इन्वेस्टर समिट हो रहा है सरकार की कोशिश है कि उद्योगों को आगे बढ़ाया जाए, क्या अपेक्षाएं बहुत संक्षेप में? सरकार से बस इतनी उम्मीद रहेगी कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करती रहे, नए उद्योगों को बढ़ावा दे, जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई लोग दूसरे फील्ड्स में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। और शिक्षा को साधना कहा गया है, भविष्य उत्तर प्रदेश का तभी उज्जवल हो पाएगा जब हमारे भविष्य का उज्जवल भविष्य आप लोग देंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस सेशन के लिए।